हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी का चैप्टर शुरू करने जा रही हूं जिसका नाम है गवर्नमेंट यानी सरकार। हम आपको थोड़ा सरकार के बारे में इन शॉर्ट में थोड़ा पहले ही आपको बता देते हैं कि सरकार किसे कहा जाता है। दोस्तों, संसदीय प्रणालियों की कार्यपालिका जिसे सरकार कहा जाता है। ठीक है, सरकार एक संगठित समुदाय, आमतौर पर दोस्तों एक राज्य पर शासन करने वाली प्रणाली या लोगों के समूह को हम सरकार कहते हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर में चलते हैं। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। चलिए अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट है कि सरकार क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है। अब आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में यह कितना महत्वपूर्ण है, सरकार क्या करती है, वह कैसे निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों सरकार का क्या काम होता है। सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की, ब्याज की दर में उछाल, ब्याज के दाम को तय करना, सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश। ठीक है, चलिए हम आगे इसको और अच्छे से थोड़ा समझेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की बहुत सी ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारियां यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। जब प्राकृतिक विपदाएं घेरती हैं जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। मतलब सरकार को इन सब कामों को करने के लिए क्या क्यों ज़रूरी। जब लोग इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू। उदाहरण के लिए जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके खुद को। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है और वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रखने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। दोस्तों, जो सरकार होती है यह देश या राज्य की देखभाल और प्रबंधन करती है। जो सरकार होती है वो प्रशासन चलाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं सरकार के, जो सरकार के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल एवं भारतीय पेट्रोलियम। अब हम आगे चलते हैं। सरकार के स्तर, सरकार के कौन कौन से स्तर होते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप सोच सकते हैं सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। जैसे सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। अब हम आगे चलते हैं कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्य कैसे होते हैं। ठीक है, सरकार एवं कानून। दोस्तों, सरकार जो है वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है।
ठीक है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जात के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम देखते हैं सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने के लिए उन्हें बाध्य बनाने वाली शक्तियां कौन सी हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हुए अपने पसंदीदा नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय या उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। दोस्तों, जो सरकार होती है उसको आम जनता के द्वारा ही चुना जाता है। आम जनता के द्वारा ही लोकतंत्र को बनाया जाता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी उसी के पास होती है। दोस्तों, दो तरीके की सरकार होती है, एक लोकतांत्रिक एवं जिसमें कि आम पब्लिक चुनती है, और एक होता है राजतंत्री सरकार। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र को लाने के लिए कई संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है, लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। फिर आगे चलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह है कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। इसमें भी जोर शोर से यह मांग उठाई गई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ। जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत चीज़ थी पहले के समय में कि जो अमीर है सिर्फ वही वोट दे सकता है और जो गरीब है वो वोट नहीं दे सकता है। चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि इसमें भी बताया गया है, संसार में कभी भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदार रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकारों के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुषों में लड़ाई में थे, लेकिन महिलाओं को उनको काम करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़बद्ध धारणाएं बना रखी है। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में सामान्य रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने
आपको लोहे की जंजीरों से बांध के प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठ गई। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। दोस्तों, पहले भी ऐसा ही होता था कि औरतों को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर समझा जाता था, इसीलिए उन्हें वोट डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। और जो पढ़े लिखे लोग थे और जो अमीर थे, सिर्फ उनको ही वोट डालने का अधिकार था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।